प्रिय विद्यार्थियों, अभी एक बालक ने पूछा कि सर विद्युतशीलता का अर्थ क्या है। तो देखो, हमने 11वीं में पढ़ा था दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें वस्तु होते थे ये m1 द्रव्यमान का पिंड, m2 द्रव्यमान का पिंड, दोनों के बीच की दूरी r। तो ये बल होता था F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो यहां G सार्वत्रिक स्थिरांक था, सार्वत्रिक स्थिरांक, यानी प्रत्येक स्थान पर सभी जगह G का मान नियत रहता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यानी बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान, दूरी, तीन ही कारकों पर निर्भर करता है और किसी कारक पर निर्भर नहीं करता। इसी प्रकार आपने कूलॉम नियम पढ़ा कि ये Q1 आवेश, Q2 आवेश, बीच की दूरी r, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। यानी ये बल F, दोनों आवेश Q1 Q2 और बीच की दूरी r, तीन पर तो इसकी तरह निर्भर कर ही रहा है। इसके अतिरिक्त यहां देखिए ये सार्वत्रिक स्थिरांक नहीं है, ये विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता निर्वात होगा तो यहां एप्सिलॉन नोट लगा देते हैं और फिर पूरे का मान K हो जाता है, तो वो नियत हो जाता है। इसका मतलब है कि जो दो आवेशों के मध्य बल है वो चौथे कारक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर और करता है, जो इस दोनों आवेशों के मध्य बल को प्रभावित करता है। अगर एप्सिलॉन का मान कम है तो आवेशों के मध्य बल ज्यादा लगेगा और ज्यादा है तो कम लगेगा। तो विद्युतशीलता का मतलब हुआ, विद्युतशीलता का अर्थ हुआ कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के अतिरिक्त माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो माध्यम का वह प्रभाव, माध्यम का वह स्थिति, वह कारक जो इस बल को प्रभावित करता है, उसे उस माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं और इसकी इकाई, इसको यहां ले आइए, इसे यहां ले जाइए, तो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। निर्वात के लिए इसका मान नियत 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और माध्यमों के लिए फिर निर्वात से तुलना करके आपेक्षिक विद्युतशीलता ज्ञात की जाती है, जैसा आप पढ़ चुकी हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि दो आवेशों के मध्य बल आपने ज्ञात कर लिया, इस पर आपने दो उदाहरण भी कर लिए। अब हम एक तो छोटे छोटे कुछ और उदाहरण देखते हैं और उसके बाद बहु आवेशों के मध्य बल ज्ञात करते हैं। आपके पुस्तक के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो पुस्तक का उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर मैं ले रहा हूं। देखिए, चौथा उदाहरण इसी प्रकार का मैंने करके आपको बताया था। 5 मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिंपल है। फिर भी इसमें अपन देखते हैं, जैसे कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी माध्यम में बल का सूत्र F बराबर K बटे एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन R क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। और निर्वात के लिए सूत्र क्या होता था? F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्यों हो जाता था? क्योंकि मैंने आपको नोट में लिखाया था कि एप्सिलॉन R का मान निर्वात के लिए क्या होता है? 1। तो यहां सीधा K आ गया। तो अब अगर ऐसे प्रश्न दे दे कोई, जैसे उदाहरण नंबर आपका 6 है, उदाहरण नंबर 6 में कह रहा है वो कि निर्वात में दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल
18 न्यूटन है निर्वात में, तो निर्वात में एफ नॉट लिख सकते हैं, कितना बल है 18 न्यूटन। आगे कहता है वो यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, यानी कोई भी दो आवेश है, 1 mm मोटाई की पट्टिका है और इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r 6 है। जैसे यहाँ Q1 Q2 आवेश थे और ये एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया, बीच की दूरी उतनी है, r है जो भी है वो दे रखा है। तो अब बल F का मान क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा लेंगे, सीधा ये काम में ले लेंगे अपन, यानी F बराबर हम जानते हैं K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यदि ये बीच की दूरी R लेता, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 18 न्यूटन। F के स्थान पर हमने लिख दिया 18 न्यूटन, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दूसरी स्थिति में जब आपने एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया, तो अब बल का सूत्र क्या हो गया, अब बल का सूत्र हो गया F बराबर, निर्वात में जब माध्यम नहीं था तब था ये, F बराबर K बटे एप्सिलॉन r Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब बेटा इसके स्थान पर आप F नोट रख सकते हैं कि नहीं, और F नोट का मान कितना है 18, या ऐसा कर दीजिए इसमें इसका भाग लगा दीजिए, कैसे भी कर सकते हैं आप, यानी ये 2 हो गया और हमने लिख दिया समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर दे दीजिए, F बटे 18 आ जाएगा LHS में, F बटे 18 और RHS में आ गया ये है, तो ये K पूरा लिख देता हूं मैं, K Q1 Q2 बटे एप्सिलॉन r इंटू R स्क्वायर, और गुणा में इसको उल्टा करके लिख देते हैं R स्क्वायर बटे K Q1 Q2, ये कट गए, ये कट गया, तो F बटे 18 बराबर 1 बटे एप्सिलॉन r, यानी F बटे 18 बराबर 1 बटे एप्सिलॉन r का मान कितना है 6, तो F बराबर 18 बटे 6, यानी F बराबर 3 न्यूटन। तो बल घट करके 3 न्यूटन रह गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप सारे उदाहरणों को देखते जाएंगे और किसी में कोई परेशानी आए तो वो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसा अभी किसी बच्चे ने अपने YouTube पर कमेंट्स किया था, तो वो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एक और अच्छा उदाहरण है, जैसे 7वां भी ठीक है 8वां भी ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा जल्दी में ले लेता हूं। 7वां बताऊं क्या, 7वां या 8वां कोई सा भी देख लो, वैसे दोनों अच्छे हैं। चलो मैं 8वां बता देता हूं, 7वां आप देखना समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो पूछना। दो छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, यानी प्रत्येक गोले का द्रव्यमान m बराबर 200 ग्राम, किलोग्राम में क्या आ जाएगा 0.2 किलोग्राम, 1000 का भाग लगा देंगे। एक ओवेनिस्ट बिंदु से दो कुचालक धागों जिनके प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, n बराबर 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर,
प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले समान आवेशित है, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q। साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई। साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। मीटर में चेंज कर लिया। प्रत्येक गोले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी Q का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखेंगे इसे ध्यान से, क्या प्रश्न था। प्रश्न है बेटा, एक समान लंबाई L से दो धागे बंधे, धागों से दो गोले हैं ऐसे, ये दूसरा ऐसे, और दोनों आवेशित हैं, तो प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं। समान आवेश से आवेशित हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इस पर इधर बल लगेगा और ये इसे इधर धक्का देगा, तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। और ये दोनों की लंबाई जो L है वो दोनों की समान है, तो ये इनकी साम्यावस्था हो गई। और साम्यावस्था में इनके जो बीच की दूरी है वो D है। D हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और धागे की लंबाई दे रखी है 0.4 मीटर, यानी 40 सेंटीमीटर। इनका द्रव्यमान दे रखा है mg, वो m 200 ग्राम। तो प्रत्येक आवेश पर बल, वो आवेश का मान Q ज्ञात कीजिए। तो बेटा इधर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, K Q1 Q2, तो Q स्क्वायर बटे बीच की दूरी D स्क्वायर, इतना ही बल इधर लगेगा इन पर F, यानी F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से मान रख देंगे तो क्या बन जाएगा, K Q स्क्वायर बटे D स्क्वायर। ये इनकी साम्यावस्था की स्थिति है। तो साम्यावस्था में अब इस पर लगने वाले बल देखो कौन कौन से हैं। इसका भार mg नीचे की ओर है कि नहीं, और प्रतिकर्षण बल F इधर लग रहा है। साम्यावस्था है तो इन दोनों बलों को संतुलित करने वाली स्थितियां होंगी। तो ऊपर की ओर लगने वाला बल, यदि हम यहां से ऐसे लंब डाल दें, तो ये दूरी d/2 हो जाएगी। इस कोण को थीटा मान लें तो ये कोण भी थीटा होगा। और इस यदि दूरी में तनाव बल T है जो इसको संतुलित कर रहा था, तो T का इस दिशा में घटक T cos थीटा होगा, जिधर से कोण बनता है उस दिशा में घटक cos में, और इसका लंबवत घटक इस दिशा में T sin थीटा होगा। यही स्थिति इस पर होगी, यानी बाहर mg नीचे की ओर, तनाव बल T cos थीटा ऊपर की ओर, इस दिशा में बल F, इस दिशा में तनाव बल T का घटक T sin थीटा। तो देखो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में ध्यान से देखेंगे बेटा, mg किसके बराबर है, T cos थीटा के, यानी T cos थीटा बराबर mg, और F किसके बराबर है, T sin थीटा के, यानी T sin थीटा बराबर K Q स्क्वायर बटे D स्क्वायर। हमें मान निकालना है किसका, Q का। तो भाग लगा दीजिए, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर T से T कट जाएगा, साइन बटे कॉस टेन थीटा बराबर K Q स्क्वायर बटे D स्क्वायर बटे की जगह मैंने भाग की जगह गुणा कर दिया, तो ये उल्टा हो जाएगा कि इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर mg नीचे, यानी 1 बटे mg, तो K Q स्क्वायर बटे D स्क्वायर mg। ठीक है, अब यहां टेन थीटा का मान निकाल लीजिए। अब इन थीटा अल्प है
तो टेन और साइन लगभग बराबर होते हैं, तो एक सरल तरीका इससे टेन का निकालने का सीधा आ जाएगा। बाकी का नहीं तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, पहले आपको आधार निकालना पड़ेगा। तो आप सीधा इससे चित्र की ज्यामिति से देख सकते हैं। चित्र की ज्यामिति से बताइए साइन थीटा बराबर क्या है। साइन मान निकालो आप। तो पहले साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की लंबाई कितनी है, d/2 है कि नहीं, d/2, यहां से यहां तक d/2। और कर्ण की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक l, यानी साइन थीटा बराबर, चाहो तो दोनों को सेंटीमीटर में लिख लो या मीटर में लिख लीजिए। यहां देखो d/2 2 आ जाएगा कि नहीं, 2 सेंटीमीटर, और l कितना है 40 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा बराबर 1/20, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1/20। चूंकि थीटा अति न्यून है, इसलिए टेन थीटा इज नियरली साइन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 1/20। अब यहां मान रख दीजिए टेन की जगह। तो समीकरण 3 व 4 से 1/20 बराबर k क्यू स्क्वायर बटे d² इंटू mg। बेटा चाहिए अपन को q, तो इसको इधर ले आइए। तो q² बराबर 20 या d² mg बटे 20 नीचे है और q आ जाएगा इसके साथ में k। तो q बराबर रूट d² mg बटे 20 k। तो मान रखिए q बराबर रूट d का मान 4 गुणा 10⁻² पर स्क्वायर लगा दो, गुणा m का मान 0.2 गुणा g का मान 10 ले लो बटे 20 गुणा k का मान 9 गुणा 10⁻9। तो देखिए ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये पॉइंट लगाएंगे तो नीचे ये घात 10 हो जाएगी। तो इसको हल करने पर ये तो वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 4 गुणा 10⁻²। इधर ये हमने पॉइंट हटाया तो गुणा 10 आ गए, और इससे ये खत्म हो गया 2। तो क्या आया ऊपर का खत्म, नीचे 9 का वर्गमूल 3 गुणा 10⁵5, 10⁻10 हो जाएंगे ये। 10⁻10 का वर्गमूल होता है 10⁻5, ये ऊपर चले गए। तो q बराबर 4/3 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम, या q बराबर 10 का गुणा कर दें 40/3 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, ये 8 और 10 का गुणा हो गया ना। चलो ये आंसर दे रखा है, इतना रख लो। तो परेशानी आपको कहाँ आई होगी, यहां आई होगी केवल इस वियोजन में। तो ये वियोजन अभी अपन आगे और समझेंगे। फिलहाल मैं इतना आपको बता दूं कि जैसे सदिशों का वियोजन हमने उसमें पढ़ा था 11वीं क्लास में। ये कोई सदिश है ए सदिश है बेटा, यहां से ये कोण थीटा बना रहा है, तो यहां से इस पर लंब डालें और यहां से इधर ये लंब ये डालें। तो अब देखो कोण थीटा, ये कर्ण है, ये लंब हुआ कि नहीं, तो ये लंब,
ये आधार और ये कर्ण, तो ये आधार है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण। तो ये जो इधर आया आधार ए का मान, मान लो ये एफ था, ये आधार बटे कर्ण, तो हमें ए का मान निकालना, तो ए बराबर क्या आया, के कॉस थीटा। अगर ये होता एफ की जगह टी, जैसे इसमें लिया है अपन ने टी, तो जिधर से कोण बन रहा है उस टी का इस दिशा में घटक किस में आएगा, इधर से कोण बन रहा था कि नहीं ये, तो इधर वाला घटक किस में आ गया, टी कॉस थीटा, टी में। और दूसरा ये वाला लंबवत वाला घटक ये इसके बराबर होगा, तो इसे निकाल दीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब निकालना है कर्ण का टी, तो लंब बराबर टी साइन थीटा। इस तरह से घटकों में वियोजन आप कर सकते हैं। शायद ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर देखना, नहीं आए तो फिर पूछना, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं बहुआवेशों के मध्य बल यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। बहु आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत। दो आवेशों के, दो बिंदु आवेशों के मध्य बल कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश है, बहुआवेश है, जैसे बेटा यहां एक Q0 आवेश, Q0 आवेश से यहां Q1 आवेश रखा है, यहां से इसकी दूरी मान ली, दोनों के बीच की दूरी को मैं R01 से लिख रहा हूं। ऐसे Q0 आवेश से यहां मान लो Q2 आवेश रखा है और इससे इसकी दूरी है R02। ऐसे ही Q0 आवेश की दूरी है Q0 से Q3 की R03। मान लो N आवेश है, ये Qn आवेश है, इसकी दूरी है R0n। यानी जिस आवेश पर, किसी एक आवेश पर, सभी आवेशों पर बल लगेगा, लेकिन जिस आवेश पर आप परिणामी बल ज्ञात करना चाहते हैं उस आवेश से अन्य आवेशों की दूरियां देख लेंगे। तो जो कूलाम का नियम है, किसी आवेश पर जो परिणामी बल होता है, वो परिणामी बल का मान यानी उस आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान निकाय के अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, वो परिणामी बल होगा। अरे ये आवेश है, मान लीजिए ये ऋण का आवेश है और ये सभी तरह के, तो ये भी इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो इन सबको मिलकर के जो परिणामी बल बनेगा और जिसकी दिशा आएगी आवेश उसी दिशा में तो फिर गति करेगा, सम की ओर तो गति करने से रहा। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि इस आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। सभी क्या होगा फिर अध्यारोपण का सिद्धांत, कि किसी आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान निकाय के अन्य आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 आवेश है, Q0 यदि किसी निकाय में Q0, Q1, Q2 डॉट डॉट कितने Qn आवेश है। अब हम Q0 आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना चाहते हैं,
आगे हमने कह दिया यदि Q0 आवेश से किस किस की Q1 Q2 डॉट डॉट Qn आवेशों की दूरियां क्रम से यानी Q0 और Q1 के बीच की दूरी R01 R02 डॉट डॉट R0n है, तब Q0 और Q1 के बीच लगने वाला बल F01 बराबर K Q0 Q1 बटे R01 स्क्वायर होगा कि नहीं। और बेटा वेक्टर लगा देंगे, या आपने इस पर वेक्टर लगा दिया तो क्या आ जाएगा R01 कैप। इसी प्रकार Q0 और Q2 आवेश के मध्य बल F02 बराबर K Q0 Q2 बटे R02 स्क्वायर R02 कैप। वेक्टर लगा दो तो कैप आ जाएगा। इसी प्रकार n में आवेश F0n वेक्टर बराबर K Q0 Qn बटे R0n स्क्वायर R0n कैप। तो अब कुल बल निकाल दो। अतः Q0 आवेश पर परिणामी बल क्या होगा बेटा, सभी का सदिश योग F वेक्टर बराबर F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस डॉट डॉट F0n वेक्टर। इनकी मान रख दीजिए। F वेक्टर बराबर K Q0 Q1 बटे R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस K Q0 Q2 बटे R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस डॉट डॉट K Q0 Qn बटे R0n स्क्वायर R0n कैप। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यानी अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा बहुआवेशों के एक निकाय में किसी आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात किया जाता है। तो एक बार फिर देखेंगे, यहां परिभाषा भी लिखेंगे। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? आवेशों के एक निकाय में किसी आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान निकाय के अन्य आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगने वाले कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। परिभाषा हो गई। और फिर अपन सूत्र निकाल लेंगे, आगे लिख देंगे। यदि किसी निकाय में Q0 Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश हैं और जिस आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है उस आवेश का नाम रखेंगे हम Q0। कोई सा भी आवेश है निकाय में, उसको Q0 नाम दे दिया करेंगे। उसके अड़ोस पड़ोस वालों को 1 2 3, ये ध्यान रखना है। और फिर आगे लिख दिया यार Q0 से Q1 की दूरी R01, यानी Q1 Q2 डॉट डॉट Qn आवेशों की दूरियां क्रमशः R01 R02 R0n है। तब Q1 के कारण Q0 आवेश पर बल F01 वेक्टर ये होगा। Q2 के कारण Q0 आवेश पर बल F02 वेक्टर। इसी प्रकार Qn आवेश के कारण Q0 आवेश पर बल F0n वेक्टर। तो Q0 आवेश पर परिणामी बल, इन सब का क्या आ जाएगा योग। ना आई बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो परिभाषा लिखो क्या बनेगी। आवेशों के एक निकाय में किसी एक आवेश पर
परिणामी बल का मान निकाय के अन्य आवेशों के कारण उस आवेश पर, उस एक आवेश पर, इस पर, उस निकाय के कारण उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत भाषा में हो जाएगा, ये डायग्राम में हो गया और ये गणितीय भाषा में हो गया, तीनों भाषाओं में। इतना सा याद रख लो बस। आवेशों के एक निकाय में किसी आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान निकाय के अन्य आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है।